you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ मैटर्स। तो ये होने वाला है बच्चों फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। सेम चैप्टर आप लोग केमिस्ट्री का भी पढ़े हो, उसमें भी सेम चीजें हैं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है यहाँ पर बट ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो मैटर चैप्टर आप लोग बच्चों क्लास 5 से थोड़ा बहुत स्टार्ट कर चुके हो पढ़ना, 6 में तो काफी पढ़े हो, 7 में पढ़े हो, अगेन 8 में ये चैप्टर है। तो आई डोंट थिंक कि आप लोग को उतना कुछ इश्यू होगा ये चैप्टर में। और अगर केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, अगर उसका अभी तक आप लोग वीडियो चेक नहीं करे हो ना, तो वो भी आप लोग देख सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी आई हैव गिवन। ओके, सो मैटर, देखो बच्चों मैटर क्या होता है। मैटर इज नॉर्मली एनीथिंग दैट हैज मास एंड हैज व्हाट एंड हैज सम स्पेस, जो ऑक्यूपाई करता है कुछ स्पेस। एंड हैज सम स्पेस तो नहीं बोलना चाहिए, हैज सम वॉल्यूम। ओके, मैटर वो चीज होता है जिसका कोई मास होता है। तो अगर मैं यहाँ पर ये 4 चीज रखी हूँ, साथ में आप लोगों को ये पेपर दिख रहा है, ठीक है, आप लोगों को ये बोर्ड दिख रहा है, तो ये जितनी भी चीजें आप लोगों को सामने दिख रही है ना, ये सबका वजन है। मास मतलब क्या होता है? वजन, जो कि वेट से थोड़ा डिफरेंट होता है। अभी तक तो आप लोगों को उसका लाइक डिफरेंस पता चल गया होगा, है ना। मास एंड वेट दोनों डिफर करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वही मास का ही बात कर रहे हैं कि जो मैटर होता है ना, उसका ना मास होता है बच्चों। तो इसका मास है, इसका मास है, इसका मास है, इवन ये पेपर का मास है। हाँ, बहुत कम है पेपर का मास, नेग्लिजिबल बोल सकते हो, लेकिन है, मास तो है पेपर का, है ना। ये जो बोर्ड आप लोगों को दिख रहा है, इसका मास थोड़ा ज्यादा है इन सब के कंपैरिजन। तो मैटर जो होता है उसका मास होता है और उसका वॉल्यूम भी होता है। वॉल्यूम का मतलब होता है वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं मैटर। तो आपने चारों तरफ आप लोग देखो, आप लोगों को ऐसे बहुत सारी चीजें दिखती होगी। इवन आप लोग खुद, मेरे सामने में बोर्ड पड़ा हुआ है, दीवार है, ठीक है, टावर मुझे दिख रहा है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ओके, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं आपके भी चारों तरफ होंगी जो कि मैटर है, क्योंकि उसका मास होगा एंड वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अभी जस्ट आप लोगों को एक साउंड, घंटी का साउंड आप लोगों को सुनाई दिया होगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो मैटर है कि नहीं है, ठीक है। आप लोग मुझे वो बताइएगा, बिकॉज अगर आप लोग उसका आंसर दे दिए तो मैं समझूंगी कि क्लास 6-7 में जो मैं आप लोगों को अगर मैटर, अगर आप लोग ध्यान से सुने होगे, समझे होगे, तो आप लोग वो चीज को अच्छे से आंसर कर पाओगे। नाउ मैटर के बारे में आप सबको पता है कि मैटर नॉर्मली 3 स्टेट में लाइक एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। मैटर का 3 स्टेट होता है बच्चों, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आप लोगों को ये जो पेन दिख रहा है, हार्ड सा, रिजिड सा, ये सॉलिड स्टेट हो गया मैटर का। पानी का बात करूंगी तो लिक्विड स्टेट हो गया, और गैस का बात करूंगी, लाइक हवा का बात की मैं, एयर का बात की, तो वो गैसियस स्टेट हो गया मैटर का। तो मैटर का नॉर्मली देखोगे तो 3 स्टेट होता है, ऐसे 5 होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग 3 पढ़ते हैं, तो हम लोग 4, 5, 4th एंड 5th स्टेट में नहीं जा रहे हैं। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स भी थोड़ा थोड़ा देख लेना चाहिए, बिकॉज ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। तो अगर मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स कोई भी आप लोगों को पूछता है, तो आप लोग पहला तो 2 बता सकते हो कि पहला होता है कि मैटर का मास होता है, और दूसरा वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो मैटर होता है वो किस चीज से बना हुआ होता है। अब देखो, अभी आप लोग लाइक जूनियर क्लास में आप लोग पढ़े होगे जैसे कि ये मैटर है, तो मैटर बच्चों नॉर्मली एटम से बना रहता है। ये चीज आप लोग पढ़े हो ना कि जो मैटर होता है वो नॉर्मली बहुत छोटे छोटे टाइनी एटम से बना हुआ रहता है, ठीक है। एटम्स हम लोग को खाली आंख से नहीं दिखते, वो काफी छोटा, काफी इन द सेंस काफी ही वो छोटा होता है। बोलते हैं कि इतने छोटे होते हैं कि पावरफुल माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है, मतलब बहुत स्मॉल होते हैं एटम्स। तो मैटर इज मेनली मेड अप ऑफ एटम्स, लेकिन आप लोगों की बुक में कैसे मेंशन किया है हम लोग वो देख लेते हैं कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स कंबाइंड विद ईच अदर इन डिफरेंट प्रपोर्शन। तो मैं एक बार इसका मीनिंग आप लोगों को समझा देती हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर जो एलिमेंट लिखा है ना कि जितने भी मैटर है सब एलिमेंट से बने हैं। अब यहाँ पर जो ये एलिमेंट है, अब एलिमेंट में आप लोग हाइड्रोजन ले लो, ठीक है, हाइड्रोजन ले लो। हाइड्रोजन जो एलिमेंट है वो किससे बना है? छोटे छोटे एटम से बना है। तो यहाँ पर एटम नहीं लिख के क्या किया है ना, बोल दिया है कि जितने भी मैटर है ना वो लोग एलिमेंट से बने हैं, और जो एलिमेंट्स हैं वो लोग एक अलग अलग प्रपोर्शन में कंबाइन होके प्रेजेंट हैं। तो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स कंबाइंड विद ईच अदर इन डिफरेंट प्रपोर्शन। एक जैसे एलिमेंट या अलग अलग एलिमेंट्स वो लोग अपने एक दूसरे के साथ मिक्स हुए हैं अलग अलग प्रपोर्शन में, अलग अलग रेशियो में, और वो लोग सब मिलके मैटर बने हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहोगे तो आप लोग एटम भी लिख सकते हो। अगर सिंपली किसी ने कोई अगर पूछता है आपको कि मैटर इज मेड अप ऑफ डैश, तो एटम बोल सकते हो। लेकिन अगर इस हिसाब से कुछ क्वेश्चन दिया है तो वहां पर आप लोग एलिमेंट्स बोलोगे। अब ये एलिमेंट्स का डेफिनेशन भी देख लेते हैं, बिकॉज बहुत समय हो गया होगा ना एलिमेंट्स का डेफिनेशन को देखे हुए, है ना।
तो चलो, एलिमेंट्स क्या होता है बच्चों? एलिमेंट्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है, जैसे कि एलिमेंट में आप लोग आयरन ले लो, आयरन लोहा को बोलते हैं हम लोग आयरन, ठीक है। आप लोग हाइड्रोजन ले लो, आप लोग ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन एलिमेंट है। आप लोग गोल्ड ले लो, सिल्वर को आप लोग कंसिडर कर सकते हो। तो ये सब एलिमेंट होता है। तो एलिमेंट एक सब्सटेंस होता है, जैसे कि आयरन, लोहा, ठीक है, which cannot be subdivided into two or more simpler substance by any physical और chemical means। तो इसका मतलब क्या होता है? एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको आप लोग सब डिवाइड करके और नया दो और दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सपोज ये आयरन है, तो मैं इसको तोड़ के दो नया या तीन नया या चार नया सब्सटेंस नहीं बना सकती। वो टूटेगा तो वो आयरन ही बनेगा, कोई न्यू सब्सटेंस तो नहीं बन रहा है ना। चाहे कोई भी फिजिकल ले लो या केमिकल मेथड ले लो, मतलब उसको टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, नया इन द सेंस या सिंपलर सब्सटेंस का बात कर रहे हैं, मतलब वो आयरन ही रहेगा। बोलने का मतलब वही है। सो वो एलिमेंट ही रहेगा, मतलब वो एलिमेंट ही है, तोड़ोगे भी तो वो एलिमेंट ही है बच्चों, ठीक है ना। उसके अंदर जो एटम था वो एटम ही रहेंगे। सो एलिमेंट दैट सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड इंटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेज बाय एनी फिजिकल और केमिकल मैथड, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। तो एलिमेंट को आप लोग टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर सकते हो। और अगर ऐसे देखोगे तो अभी तक 118 एलिमेंट्स बच्चों डिस्कवर हुआ है, जिसमें से ना 92 जो है वो नेचुरल है और बाकी के जो है वो मैनमेड है। आप लोगों की बुक में मेंशन हुआ होगा ये सब चीज़ें, आप लोग देखिएगा उस चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट एटम होता है। जैसे कि एलिमेंट है, जैसे कि ये गोल्ड है, तो गोल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एटम, क्योंकि एटम से ही बने रहते हैं ना हर चीज़ें, ठीक है। सपोज ये है गोल्ड, सोना है, ये एलिमेंट है, उसका सबसे छोटा पार्ट को हम लोग बोलते हैं एटम। सो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। सो एटम्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं एलिमेंट के। और एलिमेंट्स क्या होते हैं? दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखे थे, वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, ओके। अभी है एटम। अगेन अब हम लोग वही चीज़ें, एटम का भी डेफिनेशन देखेंगे। सो एटम क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। एटम एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अभी ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी देखो पढ़ चुके हो, है ना। एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों केस हो सकता है। या तो वो जो एटम है या तो वो इंडिपेंडेंटली रहेगा, किसी से मतलब नहीं रहेगा उसको, या फिर वो बोलेगा नहीं मैं अकेले नहीं रह पा रहा हूँ, मैं किसी और के साथ मिक्स होके रहूंगा। यस, तो एटम जो है वो एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा होता है विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड ऑलवेज टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब वो कैसा होता है ना, मतलब जैसे कि एक ठो बच्चा है, ठीक है, जैसे कि एक ठो बच्चा है, वो स्कूल गया, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखना, जैसे अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कि बहुत फॉरवर्ड, बहुत एडवांस, बहुत स्मार्ट होते हैं, स्कूल जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए, आराम से वो लोग हर किसी से एकदम कंफर्टेबली बात कर लेंगे, एकदम एडजस्ट हो जाएंगे। बट कुछ बच्चे होते हैं ना जो एकदम शाय होते हैं, एकदम लाइक एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, उनको टाइम लगता है। तो वैसे ही एटम होते हैं, वो लोग इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो आप लोग देखो अपने हिसाब से कुछ भी एग्जाम्पल लेके इसको दिमाग में रख सकते हो। मैं अपने हिसाब से बताइए, आप लोग अपने हिसाब से इसको दिमाग में रख सकते हो। बट एक चीज है कि हाँ, एटम ऑलवेज टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। वो जो बच्चा है, चाहे वो एडवांस हो चाहे वो शाय बच्चा हो, क्लास में तो वो पार्टिसिपेट कर रहा है ना, पढ़ाई में वो तो ध्यान दे रहा है ना, मतलब इस टाइप से मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो एटम है, इट ऑलवेज टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये एटम चाहे जैसा भी है, इंडिपेंडेंटली रहे या किसी के साथ वो मिल के रहे, पर वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा। तो आप लोगों को इसको थोड़ा याद रखना है। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अब हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूल का। तो मॉलिक्यूल बनता है जब एटम्स कंबाइन करते हैं। कौन कंबाइन करते हैं? एटम्स। याद रखिएगा, मॉलिक्यूल्स कब बनेगा? एटम्स जब कंबाइन करते हैं तब मॉलिक्यूल्स बनता है। अभी किस टाइप के एटम्स कंबाइन करते हैं? सेम एटम्स भी कंबाइन कर सकते हैं और अलग अलग एटम्स भी कंबाइन कर सकते हैं। सेम कैसे? जैसे कि दो ठो हाइड्रोजन के एटम सेम है, ये लोग मिलकर H2 बने, तो ये बन गया मॉलिक्यूल, इसको हम लोग मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोलेंगे। अलग अलग, जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन का एटम है, यहाँ क्लोरीन का एटम है, दोनों अलग अलग एटम हो गए, दोनों एटम है लेकिन अलग है, दोनों मिलके मॉलिक्यूल बनाएंगे, क्योंकि एटम लोग मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, लेकिन इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ H और Cl जो अलग अलग है, ये लोग मिलके बना रहे हैं बच्चों मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो अब हम लोग एक बार मॉलिक्यूल का डेफिनेशन देख लेते हैं।
ओके, सो मॉलिक्यूल का डेफिनेशन देखो बच्चों, मॉलिक्यूल को कैसे डिफाइन करेंगे। मॉलिक्यूल भी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मैटर का वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, बोलते हैं बच्चों, ठीक है। पर मॉलिक्यूल ना इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, मतलब मॉलिक्यूल क्या है ना, वो पहले तो एटम लोग मिल के ही मॉलिक्यूल बनाते हैं और मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली ही रहता है, ठीक है। मॉलिक्यूल का ऐसा नहीं है कि वो किसी और के साथ में वो मिल के ही रहेगा, नो। एक बार मॉलिक्यूल बन गया ना, बस वो इंडिपेंडेंटली रहेगा और उसको किसी से मतलब नहीं है। सो मॉलिक्यूल जो है मेनली वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि देखो आप लोग कैसे याद रख सकते हो, एटम छोटा है मॉलिक्यूल बड़ा है, एटम का स्पेलिंग छोटा मॉलिक्यूल का बड़ा, तो मॉलिक्यूल बड़ा है, एज में भी वो बड़ा है, आप लोग ऐसे इसको याद रख सकते हो। तो वो इंडिपेंडेंटली रह सकता है, बड़ा है वो रह सकता है, लेकिन एटम छोटा है, वो रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है, लेकिन जो मॉलिक्यूल है वो बड़ा है तो वो इंडिपेंडेंटली रह सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और चीज है, इट कैरीज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, मतलब वो मैटर का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों कैरी करता है। मतलब ये जो भी मैटर का मॉलिक्यूल होगा, जैसे कि हाइड्रोजन का, जैसे कि हाँ हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन का जो भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होगा ना, उसके मॉलिक्यूल का भी सेम होगा, ऑब्वियसली सेम होगा, है ना, अलग थोड़ी ना होगा। ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे बच्चों काइनेटिक थ्योरी ऑफ व्हाट मैटर। अब ये तो केमिस्ट्री में भी था और मेनली इसको क्लास 8 में ही हम लोग पढ़ते हैं। मेनली ये जो काइनेटिक थ्योरी होता है ना, फिर क्लास 9 में भी आता है, बट क्लास 9 में ये चैप्टर हटा दिया गया है, अभी कोर्स में तो नहीं है, 2-3 साल से हटा दिया गया है, वरना पहले था, ठीक है। अब देखो बच्चों, अभी हम लोग को ना मेनली ये जो हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, ये हम लोग पढ़ते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर जानने के लिए, कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स किस टाइप का बिहेव करते हैं, उनका मूवमेंट कैसा होता है, ठीक है। एक मैटर के अंदर में किस टाइप का मूवमेंट होता है, उनका बिहेवियर क्या है, तो वो जानने के लिए हम लोग पढ़ेंगे एक थ्योरी जिसको बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। क्या बोलते हैं? काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। अब काइनेटिक का मतलब आप लोगों को पता होगा, है ना, मोशन से रिलेटेड है काइनेटिक, पूरा मोशन से ही ये रिलेटेड है। सबसे पहला पॉइंट इसका क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। देखो, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ये इसका पॉस्टुलेट्स है, ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स है इसका। पहला है कि मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है, जैसे कि एक मैटर है, ये एक मैटर है, आप लोग ये पेन को ही कंसिडर कर लो मैटर, है ना, तो ये एक मैटर है। मैटर छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है, सपोज ये मैटर है तो एकदम छोटे छोटे, इसमें बहुत टाइनी टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल्स है, दैट आर इन कंटिन्यूअस मोशन, जो कि कंटिन्यूअस मोशन में है। मतलब देखो ये तो सॉलिड है, तो मैं तो नहीं बोल सकती कि इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअस ऐसे मोशन में, क्योंकि ये सॉलिड है बच्चों, तो इसके अंदर में ना ऐसे भी नहीं बोलोगे कि एकदम स्टॉप है, पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट वाइब्रेट धीरे धीरे कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जनरली हम लोग ऐसे जब पॉस्टुलेट लिखते हैं ना, किसी सब्सक्राइबर ने ना एक डाउट ये चीज़ पूछा था, मुझे नाम तो याद नहीं है, बट उसने पूछा था कि हम लोग मेंशन कर सकते हैं क्या ब्रैकेट देख के। अगर देख रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का से आप बताइएगा, अगर आप देख रहे हो तो, ठीक है। जिसने भी पूछा था कि ब्रैकेट में मेंशन ऐसे कर सकते हैं क्या, बट मैंने कहा था कि जस्ट बी स्पेसिफिक, है ना। देखो बच्चों, जनरली हम लोग जब ये पॉस्टुलेट लिखते हैं ना, तो हम लोग नॉर्मली ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स दैट आर इन कंटिन्यूअस मोशन, बट ये ना सॉलिड के लिए नहीं है, क्योंकि सॉलिड में ना कंटिन्यूअस मोशन इन द सेंस रैंडम मोशन नहीं होता, इधर उधर दे कांट, मॉलिक्यूल्स कांट जस्ट लीव देयर पोजीशन, ओके, प्लेस। सॉलिड में क्या होता है ना, वो लोग खाली वाइब्रेट करते हैं, जैसे कि सॉलिड में पार्टिकल्स है तो वो लोग सिर्फ ऐसे वाइब्रेट करेंगे, ऊपर नीचे आगे पीछे, लाइक दिस, ये है। लेकिन जनरली अगर हम लोग तीनों को देखेंगे तो हल्का फुल्का तो मोशन है ही ना, इसमें हल्का फुल्का मोशन तो है ना, इसीलिए हम लोग ओवरऑल मिला के बोलते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स दैट आर इन कंटिन्यूअस मोशन। एंड दस अगर कोई भी चीज अगर ऐसे मोशन में आ गया, थोड़ा भी ऐसे मूव किया, तो मोशन की वजह से कौन सा एनर्जी आएगा? काइनेटिक एनर्जी। ये चीज तो याद रखना पड़ेगा, कौन सा एनर्जी आएगा? काइनेटिक एनर्जी। कोई भी चीज अगर आप लोग, जैसे कि मेरे सामने मुझे एक बटरफ्लाई दिख रही है, ठीक है, वो रैंडमली इधर उधर वो मूव कर रही है, तो वो तो मूव कर रही है ना, उड़ रही है, वो मोशन में, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है फिलहाल अगर मूव कर रही है। एक बार मैं हाइट का छोड़ दे रही हूँ, मैं खाली उसका मोशन से रिलेटेड बात कर रही हूँ, काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं। तो वही चीज़ है बच्चों, मोशन में है मतलब काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद सेकेंड पॉइंट देखो क्या है, अगर मैं एक सब्सटेंस का टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगी, आप लोग अगर यहाँ पर इसको हीट करोगे, आप लोग हीट करोगे तो पता है क्या होगा, यहाँ के जो पार्टिकल्स है ना, ये लोग ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, ये लोग एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे ना, ये लोग एकदम जोर जोर से ऐसे और जोर से ये लोग मतलब क्या बोलते हैं उसको, मूव करेंगे, ठीक है।
जैसे कि पहले इनके पास काइनेटिक एनर्जी इतना था, लेकिन जैसे आप लोग इसको हीट करोगे ना, इनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली बढ़ेगा, हीट करने से ना काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, इनके पास और एनर्जी आ जाएगा, तो ये लोग और तरह इधर उधर मूव करेंगे। तो जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। एंड वाइस वर्सा का मतलब होता है बच्चों उल्टा उसका, टेम्परेचर कम करोगे, ठंडा करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा, ऑब्वियसली कम हो जाएगा, है ना। अच्छा, अभी नेक्स्ट है कि मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ईच अदर। जैसे कि ये एक सब्सटेंस है, इसके अंदर में मॉलिक्यूल्स है। अच्छा, यही ले लो ना, यही तो सब्सटेंस आप लोगों को दिख रहा है सामने में, ये व्हाइटनर ले लो आप लोग। तो ये जो व्हाइटनर है, इसके अंदर में जो मॉलिक्यूल्स है बच्चों, जितने भी मॉलिक्यूल्स या एटम्स है, वो लोग ना एक दूसरे के ऊपर में ना एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मार रहे हैं, लाइक एक दूसरे को खींच रहे हैं, बोले एकदम अट्रैक्टिव फोर्स के साथ, ऐसा होता है। उस फोर्स का नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब एक ताकत के साथ एक दूसरे को वो लोग पकड़ के रखे हैं, खींच रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और उनके बीच में ना स्पेस भी है। ये सब तो आप लोग देखो पढ़े हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को उतना प्रॉब्लम होता होगा समझने में, क्योंकि मैं उतना पर्टिकुलर डायग्राम नहीं बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पर आप लोगों को स्पेस भी देखने को मिल रहा है। तो ये जो स्पेस होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जो जगह है ना एटम्स मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसी को बोलते हैं। कहीं पर बहुत ज़्यादा होता है, कहीं पर कम देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक चीज़ जो मैं यहाँ पर एकदम रेड इंक से लिखी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों की बुक में भी वैसे ही मेंशन किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। यहाँ देखो, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये रिलेशन पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से पूरा इनवर्स रिलेशन है। उसका मतलब यहाँ पर जैसे कि ये डायग्राम देखो, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कितना पास है ना, मतलब उनके बीच का स्पेस देखो आप, क्या उनके बीच में आप लोगों को स्पेस देखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, मतलब स्पेस एकदम कम है। स्पेस कम मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा। अगर स्पेस बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उल्टा, अगर एक ज़्यादा तो दूसरा कम, तो ऐसे ही होता है। जैसे कि एक फ्रेंड यहाँ है, दूसरी फ्रेंड यहाँ है, इतना दूर है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन कम है, लेकिन दोनों साथ साथ पढ़ रहे हैं एकदम पास पास, तो उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है। दूर चले गए, कम हो गया अट्रैक्शन, मतलब यही है ना। अच्छा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस कर लेते हैं, जस्ट वेट। सो बच्चों देखो, ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर है ना, ये मेनली हम लोग को बता सकता है कि ये जो तीन जो स्टेट होता है मैटर का, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनके बीच का मेनली डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये हम लोग को बता सकता है अगर हम ये पढ़ेंगे ना। अब देखो, आप लोग स्पेस के बारे में पढ़े, आप लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़े, आप लोग एनर्जी के बारे में पढ़े, तो ये सब चीज़ों के बारे में पढ़े कि थोड़ा बहुत तो नॉलेज अभी तक आ गया होगा कि सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में किस हिसाब से क्या अरेंजमेंट रहता है, तो आप लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, है ना। सो बेसिकली बच्चों देखोगे तो तीन फैक्टर होता है जो कि ना स्टेट ऑफ मैटर को डिसाइड करता है। तीन फैक्टर है, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक होता है स्पेस, एक होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। यस, यही तीन चीज अगर आप लोगों को पता चल गया किसमें कैसा है, तो आप लोग बता सकते हो कि कौन सा स्टेट ऑफ मैटर का बात हो रहा है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्पेस एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर ये तीन चीज के बारे में आप लोगों को पता चल गया, तो आप लोग आराम से बता सकते हो कि हम लोग कौन से स्टेट ऑफ मैटर का बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर तीन केस है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले केस 1, जैसे कि अगर एक सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि एक सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है? तो यहाँ पर मैं नॉर्मली डायग्राम बना ली, और हम सबको पता है, जितना ही बार हम लोग पढ़ चुके हैं, हम सबको पता है कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट किस टाइप से रहता है, तो ऑब्वियसली इस टाइप से रहता है। तो सॉलिड में बच्चों ये तीन फैक्टर कैसे होता है? देखो, ये तीन फैक्टर हम लोग पढ़े हैं ना यहाँ पर, ये तीन फैक्टर का क्या हिसाब से क्या रहता है ना, हम लोग एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो स्पेस है, आप लोग खुद देखो, ये जो स्पेस यहाँ पर दिख रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में, नहीं दिख रहा है। ये स्पेस यहाँ पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नेग्लिजिबल होता है। कैसा होता है? नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। यहाँ एक मॉलिक्यूल है या दूसरा मॉलिक्यूल है, वो लोग बहुत पास में है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो काफी स्ट्रांग होता है उनके बीच में, ठीक है। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रांग इन केस ऑफ सॉलिड। देन
अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी का, तो यहाँ पर देखो जो मॉलिक्यूल्स है, एज दे डू नॉट हैव इनफ स्पेस टू मूव, यहाँ पर वो लोग मूव करेंगे बट उतना भी स्पेस नहीं है कि वो लोग को ज़्यादा ही मूवमेंट कर सके। तो उनका जो मूवमेंट होता है ना, वो ऐसे वाइब्रेशन टाइप होता है, अप एंड डाउन एंड टू एंड फ्रो, लाइक इस टाइप से होता है, ठीक है, टू एंड फ्रो टाइप। तो हाँ, मूवमेंट होता है बट उतना नहीं होता, उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता। तो काइनेटिक एनर्जी इनके पास होगा बट मिनिमम होगा, बहुत कम होगा। तो अगर हम लोग बात करें वो 3 फैक्टर का, जो कि हम लोग पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 3 फैक्टर्स, ये रहा जो 3 फैक्टर्स का हम लोग बात किए थे जो डिसाइड करता है स्टेट ऑफ मैटर। तो सॉलिड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ना के बराबर होता है बिकॉज मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, और काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो मिनिमम होता है। क्यों मिनिमम होता है? अगर आपको क्लास में टीचर क्वेश्चन करे कि काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के केस में क्यों मिनिमम होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स लोगों का मूवमेंट ज़्यादा नहीं होता है, बिकॉज स्पेस कम होता है, मॉलिक्यूल्स उतना मूव नहीं कर पाते, अपना जगह छोड़ के दूसरी जगह जा नहीं पाते, तो मूवमेंट कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा। देन सेकेंड केस में अगर एक सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में है तो ये 3 फैक्टर ऐसे कैसे रहते हैं, देखो, ठीक है। तो ये जो 3 फैक्टर है वो कैसे डिसाइड करेंगे कि एक सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में होगा। सबसे पहले बच्चों इसका डायग्राम देख लो कि किस हिसाब से अरेंजमेंट रहता है। तो आप सबको पता है, देखो कितनी बार हम लोग डिस्कस किए हैं कि लिक्विड के केस में मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर होते हैं, सॉलिड के कंपैरिजन मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले स्पेस का बात करूँ तो यहाँ पर स्पेस थोड़ा है एज कंपेयर टू सॉलिड, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यहाँ देखने को मिलता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर लार्ज, ठीक है। फिर स्पेसेस यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बात करूँ, एक मॉलिक्यूल इधर है दूसरा इधर है, ठीक है, थोड़ा दूर है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन बच्चों कम होगा बिकॉज उतना पास नहीं है वो लोग। अगर पास होते ना तो एकदम ऐसे जुड़े हुए रहते, बट वो लोग ऐसे दूर है तो उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। सो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस यहाँ पर ज़्यादा हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बात करूँगी तो अट्रैक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जो कि मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखे, बिकॉज जगह यहाँ पर है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल इधर है, ये यहाँ पर है, दूर है, तो इतना बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर नहीं है टू होल्ड दी मॉलिक्यूल्स। और अगर मैं बात करूंगी काइनेटिक एनर्जी का, तो यहाँ पर बच्चों इनको घूमने फिरने का मौका मिलता है, तो काइनेटिक एनर्जी इनके पास होता है। मॉलिक्यूल्स हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी व्हिच कैन ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इनके पास इतना तो काइनेटिक एनर्जी रहता है कि ये लोग अपना इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके यहाँ वहाँ ये लोग घूम सकते हैं। तो ये 3 फैक्टर, इसका भी आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। देन थर्ड केस, अगर मैं गैसेस का बात करूं तो गैसेस में तो पता है काफ़ी दूर दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स, है ना। गैसेस में तो बच्चों काफ़ी दूर दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इसमें तो काफ़ी लार्ज होता है। स्पेस अगर बहुत ज़्यादा है, अगर मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर है तो स्पेस बहुत ज़्यादा होगा, अगर स्पेस बहुत ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होगा। और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स लोग रैंडमली मूव करते हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर मूव करते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है वो लोग कंप्लीटली अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेते हैं, मतलब इतना दूर होता है, इतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना वो तो यहाँ पर होता ही नहीं है, मतलब ओवरकम कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ वहाँ सिर्फ ये लोग घूमते रहते हैं। तो ये 3 फैक्टर्स को थोड़ा याद रखिएगा आप लोग। अब हम लोग देखेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस। ये बहुत ईजी है, ठीक है, बुक में भी एकदम एक्स्ट्रा अलग से दिया है, तो हम लोग भी देख लेंगे थोड़ा सॉलिड लिक्विड एंड गैस। उसके बाद डिफरेंस है, देन एडिशन, कोहेशन है, देन थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा है। चैप्टर तो बड़ा है, लेंदी चैप्टर है, चैप्टर तो बड़ा है। अभी क्लास 8 में ऐसे ही कर दिया है। साइंस आप कोई भी सब्जेक्ट, मतलब साइंस का कोई भी उठा लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, चैप्टर्स थोड़े कम है और चैप्टर्स को लेंदी बड़ा कर दिया है। जैसे आपका फिजिक्स में 8 चैप्टर है पर सबको एकदम बड्डे कर दिया है। पढ़ो, क्या करोगे, देखो। देन सॉलिड, सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हम लोग देखेंगे, ठीक है। सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, देखो बच्चों, ये तो आप लोग आराम से लिख सकते हो, बस एक बार बस सुन लो, आराम से लिख सकते हो, बिकॉज पहली बार तो पढ़ नहीं रहे हो, है ना। डायग्राम याद रखना हमेशा, डायग्राम कैसे बनाना है अपने को। आप लोग सॉलिड का ऐसे डायग्राम बना दोगे जिसमें आप सबको पता है कि मॉलिक्यूल्स किस टाइप से अरेंज होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, ये सबको पता है, मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड या फिर क्लोजली पैक्ड भी आप लोग लिख सकते हो।
देन अगर मैं स्पेस का बात करूं तो स्पेस यहाँ पर कैसा है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नेग्लिजिबल, ना के बराबर, नेग्लिजिबल मतलब स्पेस यहाँ पर बहुत कम होता है। किसी किसी की बुक में ना वेरी स्मॉल लिखा हुआ होगा, वो भी चलेगा, बट हम लोग हमेशा से नेग्लिजिबल लिखते हैं। आप लोग चाहोगे तो वेरी स्मॉल लिख सकते हो। चलो मैं लिख देती हूँ वेरी स्मॉल, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज कोई कोई बुक्स में रहते हैं, ठीक है। और इंटरमॉलिक्यूलर अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बात करूँ, सारे इतने पास पास हैं, इतने पास पास है, एक मॉलिक्यूल इधर दूसरा इधर, इतने पास है, तो यहाँ पर कैसा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इतने पास है तो काफ़ी स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रांग, मैक्सिमम, द स्ट्रॉन्गेस्ट, ये भी लिख सकते हो। देखो ये डिपेंड करता है वो वर्ड्स में, आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो। देन मॉलिक्यूल्स क्या यहाँ पर अपनी जगह से मूव कर सकते हैं, कहाँ से मूव करेंगे, जगह है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। सो मॉलिक्यूल्स कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर फिक्स्ड पोजीशन। देखो ऐसे तोड़ तोड़ के हम लोग कितने सारे पॉइंट्स बना सकते हैं, है ना, बिकॉज एग्जाम में ना बच्चे प्रॉपर्टीज पूछता है, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो। सो मॉलिक्यूल्स कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर फिक्स्ड पोजीशंस, मॉलिक्यूल्स अपनी फिक्स्ड पोजीशन से मूव नहीं कर पाते हैं। Then they have definite shape, volume and are hard। यहाँ पर ये जो अपने सॉलिड होते हैं, ये लोग ना बहुत ज़्यादा, मतलब ये हार्ड होते हैं तो सबको पता है, जैसे कि ये सॉलिड है, सॉलिड हार्ड होता है कि नहीं होता है, डेफिनेटली होता है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना, ये सॉलिड का हमेशा आपको डेफिनेट शेप और एक वॉल्यूम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगर मैं स्पॉन्ज का बात करूँ तो हाँ, स्पॉन्ज क्या है, वो सॉलिड स्टेट में आएगा, लेकिन उसका ऐसे कोई मतलब उसको अगर आप लोग प्रेस करोगे ना तो उसका साइज चेंज हो जाता है। वैसे क्यों होता है, क्योंकि उसमें ना वो एयर होल्स होते हैं, वो अलग चीज़ आता है। चलो, क्योंकि कोई डाउट पूछ सकता है इसलिए मैं बता दी वो चीज़ें। लेकिन अगर मैं ये पेन का बात करूँ, ठीक है, तो ये तो सॉलिड का एग्जाम्पल आ गया, ये पेन। अब देखो बच्चों, ये जो सॉलिड है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है कि सॉलिड्स का डेफिनाइट शेप होता है। जैसे कि इस पेन का डेफिनाइट शेप है, मैं आप लोगों को बोलूँगी पेन का डायग्राम बनाओ, तो आप लोग आंख बंद करके भी आप लोग इस टाइप से पेन का डायग्राम बना सकते हो, कर सकते हो ना। बॉटल का बनाओ तो आप लोगों को पता है कि हाँ बॉटल ऐसा दिखता है, लेकिन पानी का बनाओ, पानी का किसी को नहीं पता पानी कैसे दिखता है, हम लोग खाली ऐसे 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 नॉर्मली कर देते हैं, है ना। सो जो सॉलिड होते हैं ना, उनका एक डेफिनाइट शेप होता है, उनका एक डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। अब डेफिनाइट शेप इनका क्यों होता है ना, क्योंकि देखो इनमें तो सबसे पहले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। इनके पास बिल्कुल भी जगह नहीं होता है कि ये लोग अपना जगह छोड़ के जा सके। क्यों, क्योंकि इनके पास इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो मॉलिक्यूल्स को जाने देता ही नहीं है। इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन बच्चों में यहाँ लिखी नहीं हूँ, बुक में दिया, आप लोग आराम से देखिएगा। क्वेश्चन अगर आता है कि सॉलिड्स का डेफिनेट शेप या वॉल्यूम क्यों होता है, तो आप लोग ये लिख सकते हो कि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कि बिल्कुल अलाउ नहीं करता है मॉलिक्यूल्स को टू मूव अवे फ्रॉम देयर फिक्स्ड पोजीशन। Because of very strong intermolecular force of attraction which do not allow molecules to move away from their fixed position। इतना strong यहाँ पर intermolecular force of attraction होता है molecules के बीच में, क्योंकि बिल्कुल भी molecules को अपना जगह छोड़ के दूसरी जगह जाने देता नहीं है, एकदम पास पास रहते हैं, इसीलिए उनका शेप एकदम डेफिनाइट होता है, इसीलिए उनका शेप एकदम डेफिनाइट होता है। उस चक्कर में वॉल्यूम भी एकदम डेफिनाइट इनका आ जाता है, उस चक्कर में ये लोग हार्ड रिजिड सब होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद एक और क्वेश्चन आ गया, एक और पॉइंट भी आ गया, दैट दे कैन नॉट बी कंप्रेस या दे आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो। अब ये जो वर्ड है कंप्रेस, ये कंप्रेस का मीनिंग तो सबको पता होना तो चाहिए, पर देखते हैं, पता नहीं, कोई फिर बच्चे रोने लग गए। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। अब बच्चों देखो, ये जो वर्ड है ना कंप्रेसिबल, उसका उल्टा ऑपोजिट होता है इनकम्प्रेसिबल। कंप्रेसिबल का मतलब होता है बाहर से प्रेशर ये दे के एकदम दबा देना, लाइक कंप्रेस कर देना, ओके। तो यहाँ पर जब हम लोग सॉलिड्स को बाहर से प्रेशर देंगे, प्लीज इग्नोर आवर बैकग्राउंड साउंड प्लीज, ओके। अगर हम लोग सॉलिड को बाहर से ऐसे प्रेशर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा ना, बोला है कि अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन क्या होता है, सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ये कंप्रेस नहीं हो सकता है, सॉलिड टूट जाता है। अगर मैं इसको कंप्रेस करूंगी तो ये भी टूट जाएगा। ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर ना मॉलिक्यूल्स लोग इतने पास है कि यहाँ बिल्कुल भी जगह ही नहीं बचा। अगर यहाँ पर जगह बचता मॉलिक्यूल्स के पास, तो मॉलिक्यूल्स लोगों को जब हम कंप्रेस करते, बाहर से प्रेशर देते, तो मॉलिक्यूल्स लोग ना अपना जगह छोड़ के ना थोड़ा पास पास आ जाते। तो उनके पास अगर जगह रहता तो वो लोग पास आ जाते और उनका साइज थोड़ा छोटा हो जाता, ठीक है। बट ऐसा तो होता नहीं है, मॉलिक्यूल्स तो टाइटली पैक्ड होते हैं, स्पेस बिल्कुल नहीं होता, तो वो लोग कंप्रेस नहीं होके वो लोग ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली,
नॉर्मली ये होता है, नॉर्मली ये होता है। और बाकी का जो अलग अलग जो बच्चे लोग जो क्या बोलते हैं उसको एक्सेप्शनल केसेस होता है वो डिफरेंट है, ठीक है। बट नॉर्मली जनरली अगर हम लोग देखेंगे तो जो सॉलिड्स होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। आप लोग उसको कंप्रेस जल्दी से नहीं कर सकते, इजीली नहीं कर सकते। तो उसका रीजन क्या है? नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। देन दे कैन नॉट फ्लो, सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच प्रिवेंट्स द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्लाइडिंग ओवर ईच अदर। सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते, इसलिए फ्लो नहीं कर सकते ना क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है और वो मॉलिक्यूल्स को उनका जगह छोड़ के जाने देता ही नहीं है। तो कहाँ से फ्लो करेंगे? क्या ये मॉलिक्यूल्स अपना जगह छोड़ के दूसरी जगह जा सकते हैं? सॉलिड में नहीं जा सकते क्योंकि जगह नहीं है। और सेकेंड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है जो कि मॉलिक्यूल्स को बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा अपना जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना। इसीलिए हम लोग बोलते हैं दे कैन नॉट फ्लो। अगर मॉलिक्यूल्स को वो अलाउ करता अपना जगह छोड़ के दूसरी जगह जाओ तो हम लोग बोलते हैं कि वो फ्लो कर सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है, इसलिए वो फ्लो नहीं कर सकते। तो फ्लो में ना बच्चों यही रीजन लिखते हैं कि मॉलिक्यूल्स अपना जगह छोड़ के दे कैन नॉट मूव टू अनदर प्लेस। आप लोग यही लिखना, ठीक है। देन अब ये लास्ट वाला जो है, अगर हम लोग सॉलिड को हीट करेंगे, देखो बच्चों अब ये जो लास्ट पॉइंट है बच्चों, जैसे कि जो सॉलिड्स होते हैं ना, यहाँ पर बोला है कि जब हम सॉलिड्स को हीट करते हैं, जैसे कि ये सॉलिड है, ठीक है, हम सबको पता है कि सॉलिड में एटम्स मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट इस टाइप से रहता है। अब जब मैं इसको हीट करूँगी, ठीक है, तो बोलते हैं कि जब हम सॉलिड को हीट करते हैं, और मेल्ट वाला बात तो अलग है कि हाँ सॉलिड मेल्ट होता है, दैट इज डिफरेंट। यहाँ पर हम एक्सपेंशन का बात कर रहे हैं, किसका? एक्सपेंशन का। एक्सपेंशन का मतलब होता है इंक्रीज इन वॉल्यूम या लेंथ, जो भी आप लोग अभी के लिए आप लोग समझो कि इनका साइज बढ़ना, ठीक है। वॉल्यूम लेंथ तो अलग अलग कंडीशन में आ जाएगा, एक बार साइज समझ लो आप लोग, वो बेटर होगा। जैसे कि अगर ये इतना बड़ा है, मैं इसको हीट करूंगी ना तो इसका थोड़ा साइज बढ़ जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। बोलने का मतलब ये है। तो बोलना मतलब यहाँ पर बोला गया है कि जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो सॉलिड का साइज बढ़ जाता है, लेकिन ज्यादा नहीं, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो दे एक्सपैंड अ लिटिल, दे एक्सपैंड अ लिटिल ऑन हीटिंग। जब हम इनको हीट करते हैं तो सॉलिड्स का साइज बढ़ेगा, लेकिन एकदम कम, लिटिल बिट, ज्यादा नहीं, कम। क्यों? ड्यू टू नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, क्योंकि इनके अंदर तो स्पेस होता ही नहीं है। आप लोग खुद देखो, आ गए कौवा भाई साहब, आ गए, ओके। तो यहाँ पर बच्चों स्पेस उतना नहीं है, ठीक है, उतना स्पेस यहाँ पर नहीं है अवेलेबल। तो अगर मैं इसको हीट भी कर रही हूँ तो मॉलिक्यूल्स के पास स्पेस रहने से तो मॉलिक्यूल्स फैलेंगे ना, यहाँ उतना प्रॉपर स्पेस है नहीं, तो ये लोग ज़्यादा फैल नहीं पाते हैं, इसीलिए ये लोगों का जो साइज है वो एकदम कम बढ़ता है। बात करेंगे बच्चों लिक्विड का। सो लिक्विड्स में क्या होता है ना, देखो सबसे पहले तो इसका अरेंजमेंट हम लोगों को देखना पड़ेगा। अरेंजमेंट में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस टाइप से अरेंज्ड है। एज कम्पेयर टू सॉलिड, मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लूजली पैक्ड होते हैं, थोड़ा सा दूर दूर होते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक और थोड़े से ऐसे बना लूंगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो है यहाँ पर कि मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड, वेरी लूजली पैक्ड मत लिखिएगा, ओनली लूजली पैक्ड हम लोग लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। उसके बाद मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर है तो स्पेस तो देखने को मिल रहा है हम लोगों को, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। बिकॉज सॉलिड के केस में तो ना के बराबर था, नेग्लिजिबल था, बट लिक्विड के केस में स्पेस देखने को मिलता है। देन मॉलिक्यूल्स लोग दूर दूर है तो उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है। बिकॉज देखो अगर मॉलिक्यूल्स दूर रहेंगे, एक इधर है, एक इधर है और एक उधर है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन उतना नहीं रहेगा। बट यहाँ पर उतने भी दूर नहीं रहते तो अट्रैक्शन है बट कम है, ठीक है। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकर एज कंपेयर टू दैट इन सॉलिड। सॉलिड में तो बहुत स्ट्रांग था। देन लिक्विड में बच्चों आप सबको पता है कि इनका ना कोई पर्टिकुलर ऐसे शेप नहीं होता। अगर आपको कोई भी पूछेगा कि क्या लिक्विड का कोई शेप होता है, तो नहीं, इनका शेप नहीं होता, ठीक है, इनका शेप पर्टिकुलर नहीं होता है, किसका? लिक्विड का। देन यहाँ पर एक और चीज बोला गया है लिक्विड के लिए कि लिक्विड्स कैन फ्लो। लिक्विड क्यों फ्लो करते हैं? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनको स्पेस मिलता है, वो लोग अपना जगह छोड़ के दूसरी जगह जा सकते हैं, आराम से मूव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द अवेबिलिटी ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इसीलिए ये लोग मूव कर सकते हैं, दे कैन फ्लो, दे कैन
चेंज देयर पोजीशन एंड दे कैन स्लाइड ओवर वन अनदर। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर में स्लाइड कर सकता है लिक्विड्स के केस में, ठीक है, लिक्विड्स के केस में। देन जो नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि लिक्विड्स का बच्चों डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। यस, अगर आप लोग लिक्विड को कोई भी कंटेनर में डालोगे, जैसे कि यहाँ पर एक कंटेनर मैं ले ली, अगर मैं इसमें लिक्विड को डालूंगी तो इस कंटेनर का जितना वॉल्यूम होगा ना, सेम वॉल्यूम लिक्विड भी ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। और एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम इसलिए भी होता है क्योंकि लिक्विड में ना कुछ हद तक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखते हैं। उतना ज्यादा नहीं होते हैं, बट फिर भी इतने होते हैं कि मॉलिक्यूल्स को वो थोड़ा पकड़ के रखते हैं, इसीलिए ये लोग अपना कुछ डेफिनेट शेप, सॉरी नॉट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम दे पाते हैं। Then they can be compressed slightly. That means liquids are slightly compressible. बोलने का मतलब ये है कि जो liquids होते हैं ना, उनको हम slightly compress कर सकते हैं। कैसे होता है यहाँ पर बच्चों, देखो यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ये लिक्विड ली, ठीक है, मैं यहाँ पर लिक्विड ली, लिक्विड में आप लोग को पता है कि स्पेस देखने को मिलता है, ठीक है। अगर मैं बाहर से यहाँ पर फोर्स अप्लाई करूंगी बाहर से, तो स्पेस तो है मॉलिक्यूल्स के पास, तो वो लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पास पास आ सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यस दे आर स्लाइटली कंप्रेसिबल, थोड़े बहुत तो कंप्रेस हो सकते हैं। कौन, लिक्विड्स। क्यों, क्योंकि इनके अंदर में ना इनके पास स्पेस थोड़ा बहुत रहता है, तो ये लोग अपना जगह छोड़ के थोड़े पास पास मूव कर लेते हैं। देन अगर हम इनको हीट करेंगे तो इनका क्या, इनमें लाइक क्या चेंजेस आएगा। ऑन हीटिंग दे एक्सपैंड मोर एज कम्पेयर टू सॉलिड। मतलब देखो बच्चों, कोई भी चीज को आप लोग हीट करोगे ना तो उसका एक्सपेंशन उसमें देखने को मिलेगा, वॉल्यूम जो भी है वो सब चेंजेस होते हैं उसमें, ठीक है, लेंथ वेंथ जो भी है, मतलब एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। सॉलिड में थोड़ा कम था, लेकिन लिक्विड में ना थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। मतलब अगर सॉलिड को आप गर्म करे हो, सॉलिड अगर इतना फैला है तो लिक्विड इतना फैलेगा, बोलने का मतलब ये है। इसका रीजन क्या है, जैसे कि आप लोग ये वाला ले लो, लिक्विड है, ठीक है, आप इसको हीट कर रहे हो तो यहाँ स्पेस बहुत ज्यादा है ना, तो मॉलिक्यूल्स लोगों को फैलने के लिए जगह बहुत मिलता है, इसलिए ये लोग ज्यादा फैलते हैं, ये लोग ज्यादा एक्सपैंड होते हैं, ठीक है। स्पेस ज्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता फैलने में। तो बोलने का मतलब यही है कि अगर जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लिक्विड एंड सॉलिड में हीट करने से ज्यादा एक्सपेंशन किस में देखने को मिलता है, लिक्विड में। अब जो हम लोगों को पढ़ना है लास्ट वन, दैट इज गैसेस। अगेन गैसेस का अरेंजमेंट सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो गैसेस में बच्चों, जस्ट लुक एट द अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, वो लोग एकदम लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब उनके बीच में ना काफी डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। सो मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड, मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड। और यहाँ पर स्पेस देखो काफी ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा स्पेस हम लोगों को गैसेस में देखने को मिलेगा। एज मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर प्लेस्ड है, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत कम होगा, तो नेग्लिजिबल होगा। तो ये बच्चों 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बच्चों, वो लोग ना हर डायरेक्शन में, मीन्स रैंडमली दे मूव इन ऑल डायरेक्शंस, एंड वो लोगों का मूवमेंट इतना होता है ना कि काइनेटिक एनर्जी उनके पास बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सो मॉलिक्यूल्स मूव इंडिपेंडेंटली इन ऑल डायरेक्शंस ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी। इसकी वजह से ना इनका कोई ऐसे डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम नहीं होता, क्योंकि ये लोग टिकते ही नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं जो इनको बांध के रखेगा, एक शेप देगा या एक प्रॉपर एक पोजीशन देगा जिससे इनका वॉल्यूम आएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही नहीं, मॉलिक्यूल्स इतना इधर उधर घूमते हैं, इतना हाई एनर्जी होता है उनके पास कि उस चक्कर में ना उनका ना कोई डेफिनेट शेप बन पाता है, ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम हो पाता है। देन अगर मैं बात करूं उनकी कंप्रेसिबिलिटी की, तो सबसे ज्यादा स्पेस अवेलेबल होता है गैसेस में बच्चों, सबसे ज्यादा। आप लोग देखो कितना जगह यहाँ पर अवेलेबल है, जितना ज्यादा स्पेस अवेलेबल होगा उतना अच्छा है कंप्रेसिबिलिटी के लिए। तो अगर मैं बाहर से इसको फोर्स भी दूंगी तो इसके पास बहुत स्पेस है, ये बहुत ज्यादा कंप्रेस हो सकता है। सो दे आर हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ज्यादा। क्वेश्चन आता है कि विच स्टेट ऑफ मैटर इज हाईली कंप्रेसिबल, तो वो अपना हो जाता है गैसेस। इनकंप्रेसिबल में सॉलिड आ जाता है। देन अगेन अगर मैं बात करूं इनका फ्लूइडिटी का, तो गैसेस बहुत इजीली फ्लो कर पाते हैं। क्यों? इनमें स्पेस ही स्पेस अवेलेबल है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही नहीं, बहुत ज्यादा स्पेस इनको मिलता है घूमने के लिए, तो ये लोग बहुत अच्छे से फ्लो कर पाते हैं। देन दे एक्सपैंड अ लॉट ऑन हीटिंग ड्यू टू लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। देन अगर मैं इनको हीट करूंगी, अगर आप लोग गैस को हीट करोगे ना, तो हीट में भी सबसे ज्यादा एक्सपेंशन इनका ही होता है, क्योंकि इनके पास स्पेस बहुत होता है। ये लोग आराम से फैल सकते हैं, बहुत ज्यादा फैल सकते हैं, क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा है। जिसके पास स्पेस नहीं होगा ना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वो फैल नहीं पाएगा, जैसे सॉलिड फैल नहीं पाता ढंग से। बट गैसेस के पास स्पेस बहुत ज्यादा होता है, तो हीट करने से ना ये लोग बहुत अच्छे से फैल पाते हैं, एक्सपैंड हो पाते हैं। सो दे एक्सपैंड अ लॉट ऑन हीटिंग ड्यू टू लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस।
हाँ, अब आया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों आप सब सुने होगे ना कि गैसेस का कुछ प्रेशर वो लोग एक्सर्ट करते हैं, गैस का प्रेशर का, अब ये वर्ड तो सुने होगे ना, गैस प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, देखो जैसे कि ये गैस है, यहाँ पर ये गैसेस मॉलिक्यूल्स आप सबको पता है कि इनका तो एकदम हाई एनर्जी रहता है, ये लोग हर डायरेक्शन में मूव करते हैं रैंडमली इधर उधर। सपोज मैं एक कंटेनर में ये गैस को मैं यहाँ पर मतलब एनक्लोज करके रखी हूँ एक कंटेनर में। मॉलिक्यूल्स के पास इतना हाई काइनेटिक एनर्जी होता है ना कि वो लोग ना खाली इधर उधर ऐसे मूव करते रहते हैं रैंडमली, मतलब आंख बंद करके बोलते हैं ना चलना इधर उधर, ये लोग ऐसे मूव करते हैं, जिस चक्कर में ये लोग एक दूसरे से टकराते हैं। मतलब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करता है, ये मॉलिक्यूल इसके साथ इसके साथ इसके साथ एक दूसरे से टकराते हैं, और साथ साथ दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ये दीवार के साथ भी टकराते हैं, फिर इधर आते हैं, फिर किसी के साथ टकराएंगे, फिर दीवार के साथ टकराएंगे। मतलब जब ये लोग मूव करते हैं ना, ये लोग, इनके पास इतना हाई एनर्जी होता है, इनका मूवमेंट इतना होता है कि दे कोलाइड विद ईच अदर एज वेल एज विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। उसी चक्कर में वो जो कॉलिजन होता है ना, मतलब ये जगह में, ये एरिया में ये लोग जो फोर्स मारते हैं, उसी को तो हम प्रेशर बोलते हैं, और उस चक्कर में गैसेस का प्रेशर हम लोगों को देखने को मिलता है। सो गैसेस एक्सर्ट प्रेशर व्हेन दे मूव, दे कोलाइड विद ईच अदर एज वेल एज विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, उस चक्कर में वो लोग प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट में बच्चों हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट एडिशन एंड कोहेशन एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर एंड द चेंज ऑफ स्टेट। चैप्टर काफी लंबा है, देखेंगे सेकंड पार्ट में अगर कंप्लीट होता है तो कंप्लीट कर देंगे, अदरवाइज थर्ड पार्ट तक भी जाना पड़ेगा शायद। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो मुझसे कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे या लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा बच्चों। थैंक यू।